जंगल। सर्दियों की एक काली अंधेरी रात, हर तरफ सन्नाटा, हर तरफ खामोशी। ये तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि अब यहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बाद बदल गई इस इलाके की तकदीर। गांव वालों को अपने घर खाली करने को कह दिया गया। इस सर्द काली रात में लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पार की एक नदी। जब आखिरी शख्स को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया तो शुरू हुआ हमला। मुजरिम बहुत चालाक है। वो घास के बीच छिपा हुआ है। वो एक पल के लिए सामने आता है और फिर गायब हो जाता है। उसे पकड़ना नामुमकिन सा लग रहा है। महावत और हाथी हर कोई थक कर टूट चुका है। फिर अचानक वो आ गया सामने। वो हाथी जिसे मौत की नींद सुलाने का मिशन यहां चल रहा है, वो हत्यारा ठीक हमारे सामने खड़ा था। ये उसे मारने का आखिरी मौका था और फिर चल गई गोली। फिर क्या हुआ? क्या वो हाथी मारा गया? आखिर उस हाथी को क्यों मारा जा रहा था? आखिर उस हाथी ने ऐसा क्या किया था कि उसे मारने के लिए पूरा अमला लगा दिया गया? आज जंगल में हम आपको सुनाएंगे एक हाथी की कहानी जो मौत का दूसरा नाम बन गया था, लेकिन फिर एक शिकारी को उसे मारने का आदेश दिया गया। ये शिकारी उसे मारना नहीं चाहता था। फिर आखिर कैसे लोगों को मिली इस हत्यारे हाथी से निजात? ये कहानी आपको हैरान कर देगी। उस गोली की आवाज अब भी मेरे जहन में गूंजती है। दम तोड़ते उस हाथी की आवाज को मैं कभी भूल नहीं सकता। अपनी डायरी के पन्ने पलटते हुए मुझे अक्सर वो कहानी याद आ जाती है, काजीरंगा की कहानी। मेरे एडिटर ने मुझे गुवाहाटी में चल रहे सालाना एलिफेंट फेस्टिवल पर एक स्टोरी फाइल करने को कहा था। मुझे हाथी अच्छे लगते थे तो मैं खुशी खुशी ये स्टोरी करने गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशी जल्द ही खौफ में बदल जाएगी। जब मैं वहां पहुंचा तो ये फेस्टिवल जोर शोर से चल रहा था, लेकिन मैंने जो देखा वो देखकर मैं हैरान रह गया। एक जगह महावत हाथियों को जबरदस्ती एक दूसरे से लड़वा रहे थे। अचानक जोर से आवाज हुई। एक हाथी का दांत टूट गया। मैं उन जानवरों की आंखों में दर्द को साफ साफ देख पा रहा था। मैं हैरान रह गया कि ये दावा तो करते हैं कि ये हाथियों की भलाई के लिए काम करते हैं और ये इनके साथ ऐसा सलूक करते हैं। एक दूसरे स्टॉल पर दर्जनों लोग एक मासूम हाथी के साथ टग ऑफ वॉर नाम का खेल खेल रहे थे। यह हाथी एक ही झटके में इन सबको हरा सकता था और वो ऐसा करने के लिए घूमा भी। लेकिन फिर उसके महावत ने उसे कुछ चुभा दिया। सारे जानवर काफी परेशान लग रहे थे। लोग इस तरह शोर मचा रहे थे जैसे वे किसी अखाड़े में पहलवानों का हौसला बढ़ा रहे हों। जानवर डरे हुए लग रहे थे। हथनियां अपने बच्चों को जैसे अपनी छाती से चिपकाए हुए थी कि उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन भीड़ तो जैसे इन हाथियों के साथ और बदसलूकी देखना चाहती थी।
और फिर महावत ने हाथी के बच्चे को भी कुछ करतब दिखाने के लिए मजबूर किया। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जहां हाथियों की पूजा की जाती है वहीं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ भी पहुंचाई जाती है। असम में ऐसे कई विरोधाभास मिलेंगे। मैं अपनी स्टोरी में ये सब दिखाना चाहता था और यहीं मुझे एक ऐसा शख्स मिला जो मुझे इनके बारे में सब बता सकता था। ये शख्स थे दिनेश चौधरी, जो असम में ही पले बढ़े थे और उनका बचपन महावतों और हाथियों के बीच बीता था। वे हाथियों को अच्छे से समझते थे और शायद हाथी भी उनकी बात समझ जाते थे। हाय बाबू, कम। उनका कहना था कि हाथियों के लिए अपने प्यार की वजह से ही वे अपना काम कर पाते हैं। मैं हैरान रह गया जब उन्होंने मुझे बताया कि वे हाथियों के शिकारी हैं। वे पागल हाथियों को मारते हैं, यानी हाथियों को प्यार करने वाला ये शख्स जरूरत पड़ने पर उनकी जान भी ले लेता था। मुझे हाथी काफी अच्छे लगते हैं। मैं अब भी हाथियों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कई बार मुझे ऐसा करना पड़ता है। मुझे इंसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और अपनी ड्यूटी के लिए मुझे कई बार गोली चलानी पड़ती है। मुझे हाथियों के बारे में काफी जानकारी है और कई बार ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें मारना पड़ता है। उन्होंने मुझे बताया कि इन दिनों वे एक मिशन पर हैं, एक पागल हाथी को मारने का मिशन। ये हाथी पिछले कुछ महीनों में तेजपुर के आसपास के गांवों में खौफ का दूसरा नाम बन गया है। मैं उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं थे। ये पागल हाथी 7 लोगों की जान ले चुका था, लेकिन इससे मेरा हौसला नहीं टूटा और मुझे अपनी टीम के साथ ले जाने के लिए उन्हें राजी होना ही पड़ा। ये भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जो पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। ये खूबसूरती काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। असम पेड़ पौधों और जानवरों के लिए जन्नत है। ब्रह्मपुत्र नदी के पास बना यह पार्क 430 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला है। यहां चीते, बाघ, जंगली भैंसे, हिरण और एक सींग वाले गैंडे रहते हैं, जो अब कुछ ही बचे हैं। जानवरों से प्यार करने वाले लोग दूर दूर से इस पार्क में आते हैं, लेकिन यहां का राजा है एशिया का ये हाथी। इंसानों की तरह ही उसकी उम्र 70 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इंसानों की तरह ही ये काफी समझदार होते हैं। हालांकि हमें अब भी नहीं पता कि ये कुछ खास आवाजों और संकेतों से आपस में कैसे बात करते हैं। इनकी ये आदतें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती हैं। दिनेश के मुताबिक पूर्वजों से मिली यही विरासत इनके लिए श्राप बन गई है। दिक्कत यह है कि हाथी यहां के सबसे पुराने जानवर हैं। वे यहां इंसानों से भी पहले से रह रहे हैं। हाथियों के बड़े बड़े झुंड यहां के जंगलों में बेफिक्र होकर घूमते थे। सर्दियों में वे पहाड़ों के ऊपर चले जाते थे और गर्मियों में नीचे आ जाते थे। हर सीजन में ये एक खास रास्ते से जाया करते थे और ये रास्ता उनके दिमाग में बस गया था। लेकिन फिर इन जगहों पर इंसानों का कब्जा होने लगा, जंगल काटे जाने लगे और हाथियों के इस रास्ते में ही गांव, खेत और सड़कें बनाई जाने लगी। इनके इलाके पर इंसानों का कब्जा होता गया और यहीं से
इंसानों और हाथियों के बीच जंग की शुरुआत हो गई। हाथी इस बात से घबरा गए और इस शांत और ताकतवर जानवर का गुस्सा भड़कने लगा और आखिरकार कुछ हाथियों ने इंसानों पर हमले करने शुरू कर दिए। हाथी काफी दूर दूर तक पैदल जाता है। वो एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाता रहता है। उनका एक ही जाना पहचाना रास्ता होता है और हमेशा वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर उस रास्ते में झोपड़ियां बन जाएं, तो वो रास्ते में रुकावट होंगी और हाथी तनाव में आ जाएंगे। उनका ये तनाव कहीं तो निकलना ही है और इस वजह से इंसानों और जानवरों के बीच लड़ाई होती है और इस लड़ाई में या तो हाथी मरता है या फिर इंसान मरता है। दिनेश का मानना है कि हाथी इंसानों पर तभी हमला करते हैं जब ये गुस्से में होते हैं या घबराए हुए होते हैं। वो पागल हत्यारा हाथी 2 दिन पहले ही इस गांव में आया था। उसने यहां काफी तबाही मचाई थी। हाथी ने मारा, 3 आदमी को मारा। ये हाथ नहीं चलता है तो हर चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मिट्टी के घर ढह गए थे, खेत बर्बाद हो गए थे, भगदड़ में मवेशी भी मारे गए थे। रात को कोई नहीं सोया था। गांव वाले रात भर जागते रहे। हर जगह खौफ पसरा हुआ था। हमने इस पागल हाथी का पीछा करना शुरू किया। दिनेश ने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। जहां भी हम जाते, दिनेश लोगों से इसके बारे में पूछते, वो कैसा दिखता है, उसकी आदतें कैसी हैं। ये किसी मुजरिम का ब्यौरा इकट्ठा करने जैसा था। लग रहा था जैसे दिनेश उसके दिमाग को पढ़ना चाहते हैं। मेरे पिताजी उस तरफ से आ रहे थे। हाथी आया और उन पर हमला कर दिया। दिनेश इस हाथी को मारने की जल्दी में नहीं थे। उनका कहना था कि पहले इस हाथी को समझना जरूरी है। दिनेश का कहना था कि हो सकता है ये घबराया हुआ जानवर हो जो अपने झुंड से अलग हो गया है और इसी वजह से वो इंसानों पर हमला कर रहा है। हुआ क्या है कि हमारे पास हाथियों के लिए बहुत ही लंबा चौड़ा इलाका था और अब क्या हो रहा है, वो इलाका कम होता जा रहा है। उनका इलाका अब कम होता जा रहा है और जो बचा है वो भी उतना अच्छा नहीं रहा है। हाथी का इलाका अब छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया था। अब वे इस पार्क की सीमाओं के अंदर ही सुरक्षित थे, लेकिन इसमें उनका वो रास्ता नहीं था जहां से वे कई साल से आ जा रहे थे। हालांकि उनके आने जाने के लिए एक पतला सा कॉरिडोर छोड़ दिया गया था, लेकिन हाथी आराम से उसके बाहर निकल सकते थे और उन लोगों पर सीधा हमला कर सकते थे जो इस इलाके में रहते हैं। जंगल में जो खाना मिलता है वो उन्हें काफी मुश्किल से मिलता है, लेकिन खेतों से धान लेकर खाना उनके लिए काफी आसान हो गया था। जंगल सिकुड़ रहे थे। हाथियों के लिए धान और गन्ना खाना काफी आसान हो गया था और जब ये एक बार एक खेत में जाते तो फिर और खाने के लिए बार बार आने लगते। इससे इंसान और जानवर अब एक दूसरे को नापसंद करने लगे थे। दोनों के बीच जंग शुरू हो गई थी। जो भी हाथियों को रोकने की कोशिश करता उसकी शामत आ जाती। पहाड़ों की इस मिट्टी में साल में एक ही बार फसल उगती है। ज्यादातर गरीब लोग अपनी झोपड़ियों में खाना बचा कर रखते हैं और ये जंगली हाथियों को पता लग गया था। खुद अपना को बचाने नहीं सकता है, तब बकरी बैल के कैसे बचाएगा वो लोग को? वो लोग तो सब ये
घर सब गिर गया ना। सुजाता के घर पर हाथियों के झुंड ने 1 महीने पहले हमला किया था। दूसरी बार इनके घर पर पागल हाथी ने हमला किया। 3 हाथी आ गया, तब मैं सुन गया, तब क्या बोलूं, वो 3 हाथी आ गया, कहाँ आ गया मैं भी देखूं, इसलिए खिड़की का सिटकी में खोल दिया। खोलने से देखूंगा 3 दूरी में है, एक दताल हाथी मैंने दूर से देखो, यही है वो ये खिड़की में। मौका-ए वारदात पर मिले निशान, हमले के तरीके और लोगों से मिली जानकारी से उस पागल हाथी के बारे में और भी सुराग मिले। दिनेश को अब यकीन हो गया था कि इस हाथी ने गलती से हमला नहीं किया। ये एक सोचा समझा हमला था। एक पागल हाथी बार बार जानबूझकर इंसानों को अपना शिकार बना रहा था। वो बिल्कुल बेलगाम हो गया था। वो किसी भी जानवर या इंसान को अपना शिकार बना रहा था। जो भी उसके सामने आता था, उसे जो भी अच्छा लगता था, वो वही करता था। हमें लग रहा था कि हम उसे पकड़ने के करीब हैं, लेकिन वो अब भी हमें नहीं दिखा था। वो आंधी की तरह आता, हमला करता और गायब हो जाता। आमतौर पर एक पागल हाथी तब हमला करता है जब कोई उसके सामने आ जाए या फिर उसके ठीक सामने एक टॉर्च लाइट जला दी जाए। एक पागल हाथी का बर्ताव ऐसा ही होता है। एक आम हाथी एक इंसान को देखकर पीछे मुड़कर भाग जाता है। मैं हाथी के लिए एक इंसान हूँ। उसे नहीं पता कि मैं एक शिकारी हूँ, और उसे नहीं पता कि मैं अपनी बंदूक से क्या करने आया हूँ। उसे नहीं पता कि ये बंदूक उसे मारने के लिए है या किसी और को। उसे तो ये भी नहीं पता कि ये क्या है। तो अगर वो मुझे देखता है और भाग जाता है या फिर वो पीछे मुड़ जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये पागल नहीं है। गांवों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन हर किसी को सुरक्षा देना संभव नहीं है। हर मौत के साथ दिनेश पर उस पागल हाथी को मारने का दबाव बढ़ता जा रहा था। स्थानीय प्रशासन उसे जल्दी से मार गिराना चाहता था, पर वन विभाग ऐसा नहीं चाहता था। उन्हें लगता था कि दिनेश ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। जंगल। आगे देखिए, क्या दिनेश तेजपुर के आसपास के लोगों को इस पागल हाथी से छुटकारा दिला पाए? क्या दिनेश ने इस हाथी को गोली मारी, या फिर यह हाथी आज भी बांट रहा है मौत? जंगल। जंगल। अब तक आपने देखा, तेजपुर के आसपास के गांवों में भोला नाम के एक पागल हाथी ने आतंक मचा रखा है। प्रशासन ने दिनेश चौधरी नाम के शिकारी को भोला को मारने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन दिनेश इस हाथी को मारने की बजाय लोगों को इससे बचाने का कोई और तरीका ढूंढ रहे हैं। आगे देखिए, क्या दिनेश तेजपुर के आसपास के लोगों को इस पागल हाथी से छुटकारा दिला पाए? क्या दिनेश ने इस हाथी को गोली मारी, या फिर यह हाथी आज भी बांट रहा है मौत? जंगल। वो जानवरों से प्यार करते हैं। मुझे लगता है वही सही शख्स हैं, क्योंकि वो जानवरों से प्यार भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें मार भी सकते हैं। उन्हें इस बारे में सब कुछ पता है, क्या करना है, कैसे करना है। कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें काफी पसंद करते हैं। जो भी हो, उन्हें फील्ड में तो जाना ही होता है। मैं हैरान रह गया कि इतने दबाव के बाद भी दिनेश उस पागल हाथी को मारने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि वे उसे तब तक नहीं मारेंगे जब तक सारे रास्ते बंद ना हो जाएं। शायद उसे चेतावनी दी जा सकती है, शायद उसे सुधारा जा सकता है। दिनेश अलग अलग गांवों में जाते, लोगों को अपने बचाव और पागल हाथी को दूर भगाने के तरीके बताते। मैंने लोगों को बुरी हालत में देखा। वो लोग मुझे पसंद करते थे,
वो चाहते थे कि मैं वहां आऊं। वो मुझे नाम से जानते थे। वो चाहते थे कि मैं गांव के लोगों की सुरक्षा करूं। यहाँ भी घूमते हुए आपने देखा कि काफी सारे लोग मुझे जानते हैं। उनका मानना है कि क्योंकि अब चौधरी आ गया है तो अब ये हाथी उन्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे गोली चलाते हुए देखा है। लेकिन मुझे गोली चलाना अच्छा नहीं लगता। मेरी मौजूदगी से गांव वालों को सुकून मिलता है। अगर मेरी मौजूदगी से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है तो मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ आकर उनके साथ वक्त बिताता हूँ। मैं कोई पैसा नहीं लेता, मैं सिर्फ उन्हें अपना वक्त देता हूँ। ये हर हमले से जुड़ी जानकारी नोट करते हैं। इन्होंने अब उस हाथी के पैरों के निशानों को पहचानना शुरू कर दिया है। इंसानों की उंगलियों के निशान की तरह ही इनसे उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। अब ये हाथी हमें चकमा नहीं दे सकता। हम उसके काफी करीब पहुंच गए, इतने करीब कि न सिर्फ हम उसे देख सकते थे, वो भी हमें देख सकता था। लेकिन दिनेश ने कहा कि वो अब भी उसे मारने को तैयार नहीं है। वे उसके पास खड़े होकर उसे ये बताना चाहते थे कि उसे पहचान लिया गया है। उनका कहना है कि हाथी काफी समझदार होते हैं और वो ये चेतावनी समझ जाएगा। बिल्कुल, मेरी पहली कोशिश यही होती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो उस इलाके से चला जाए। इससे लोग भी खुश रहेंगे और वो भी बच जाएगा। मैं यहाँ अगले 10, 15, 20 दिन आता रहूंगा। मैं यहाँ पहरा दूंगा और इस तरह से मैं 90% मामलों में हाथी को भगाने में कामयाब रहा हूँ और ऐसी में प्रार्थना भी करता हूँ। पागल हाथी में कोई बदलाव नहीं आया। दिनेश ने तय किया कि अब उसे आखिरी चेतावनी देने का वक्त आ गया है। मुझे लगा न सिर्फ ये खतरनाक है बल्कि पागलपन है। अगली शाम उन्होंने अपनी राइफल गोलियों से भरी और निशाना साधा, लेकिन हाथी पर नहीं, उसके कुछ ऊपर। ये मेरा ये कहने का तरीका है कि यहाँ से चले जाओ, और शायद वो सुन भी लेते हैं और चले जाते हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ। इस दौरान दिनेश ने यहाँ के सारे महावतों को इस हाथी के बारे में बता दिया। उनसे कहा गया कि इस हाथी से जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो वे उन्हें बताएं। हम खाने पीने की चीजें लेने के लिए वापस गुवाहाटी आए। 2 दिन बाद दिनेश गेस्ट हाउस से मुझे लेने आए। लग रहा था कि इस पागल हाथी की पहेली सुलझ गई है। उसके अतीत ने उसके वर्तमान के बारे में सब कुछ बता दिया। इस हाथी का नाम भोला था। इसने कई साल तक एक लकड़ी के गोदाम में काम किया। यह काफी अच्छे से काम करता था और इसका बर्ताव भी अच्छा था। लेकिन फिर इसका महावत मर गया और उसे एक नए महावत के सुपुर्द कर दिया गया। नया महावत वैसे तो हाथी का ख्याल रखता था, लेकिन जब वो शराब पी लेता था तो उसे मारता था। इससे धीरे धीरे भोला का बर्ताव खराब होता गया। एक दिन इसने 3 लोगों को मार दिया। पुलिस कार्रवाई के डर से कंपनी के मैनेजर ने महावत से इसे जंगल में छोड़ देने को कहा। एक पालतू हाथी के लिए जंगल एक खौफनाक जगह होती है। भोला कई दिन तक भूखा घूमता रहा। धीरे धीरे ये गांवों में जाने लगा और खेती की फसल खाने लगा। जब किसान इसे भगाने की कोशिश करते तो इसे गुस्सा आ जाता। धीरे धीरे इसे इंसानों से नफरत हो गई और ये उन पर हमला करने लगा। ये बदले की एक दर्दनाक कहानी है। दिनेश अब मान चुके थे कि भले ही भोला के साथ काफी बुरा हुआ है, लेकिन उसे सुधारा नहीं जा सकता। उसे मारना ही होगा। मुझे लगता है इस हाथी को सुधारा नहीं जा सकता। ये काफी घमंडी हो गया है और लगता है अब इसे मारना ही सही रहेगा। हमने देखा कि कुछ हाथियों के कंकाल रास्ते में बिखरे हुए थे। दिनेश ने बताया कि वो इसे कैसे मारने की सोच रहे हैं। मैं अब इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि इस हाथी को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, और ये करने का मेरा अपना तरीका है। अक्सर मैं क्या करता हूँ, एक पागल हाथी को दूर से देखता हूँ, ध्यान से उसके पास जाता हूँ, इंतजार करता हूँ कि वो मेरी तरफ आए। वो भी काफी सब्र वाले होते हैं। मैं इस हाथी का काफी टाइम से पीछा कर रहा हूँ। वो मुझसे दूर भाग रहा है। मैं उसका पीछा किए जा रहा हूँ। मुझे उसे मारना है।
मैं उसके दिमाग में गोली मारूंगा और वो खत्म हो जाएगा। मुझे इस हाथी के लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे इसे मारने का आदेश दिया गया है तो मुझे ये काम अब करना ही होगा। पूरी टीम जैसे शांत सी हो गई है। भोला जैसे शानदार जानवर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं था। गांव वाले उसे जाल में फंसाकर मार दें, इससे तो अच्छा है कि दिनेश एक ही गोली में उसका काम तमाम कर दें। दिनेश अपने शिकार के लिए तैयार हो रहे हैं। जब मैं निशाना साध लेता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ। मैं अपनी फैमिली को भी भूल जाता हूँ और फिर सिर्फ अपने शिकार पर ध्यान देता हूँ। पास के ही एक गांव में लोग अल्कोहल के लिए चावल और गन्ना उबाल रहे हैं। हमें बताया गया कि इससे भोला यहां आ जाएगा। ये उसे फंसाने का अच्छा तरीका है। रात का घना अंधेरा, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। ये तूफान से पहले की शांति है। गांव वालों को गांव खाली करने को कह दिया गया है। काफी ठंड है, लेकिन हर किसी को नदी पार करके सुरक्षित जगह पर जाना होगा। ये जंग आसान नहीं होगी। एक एक कदम सोच समझकर बढ़ाना होगा। आखिरी शख्स ने नदी पार की और फिर हमला कर दिया गया। भोला अब भी घास के पीछे छिपा हुआ था। ये एक पल के लिए सामने आता और फिर गायब हो जाता। उसे पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था। हाथी और महावत थक कर टूट चुके थे। फिर अचानक वो हाथी हमारे सामने आ गया। भोला ठीक हमारे सामने था। ये उसे मारने का आखिरी मौका था। आखिरकार वो गोली चल गई जिस पर भोला का नाम लिखा था। भोला मर चुका था। मिशन पूरा हो गया था और मेरी स्टोरी भी। लेकिन फिर ये टीम इतनी निराश क्यों थी और मैं इतना दुखी क्यों था? शायद इसलिए क्योंकि हमें इस बात का एहसास तो था कि भोला के खत्म होने से ये जंग खत्म नहीं हुई है। वो पागल नहीं था, उसे पागल बना दिया गया था। ये इलाका भोला और उसके पूर्वजों का है। हमने इस पर कब्जा किया है और अब हम हाथियों के साथ ये खतरनाक जंग लड़ रहे हैं। शायद इस जंग में हम जीत जाएं और वे हार जाएं, लेकिन सोचिए, अगर हाथी ही नहीं रहेंगे तो ये हमारी जीत कैसे हो सकती है? आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। भोला को मारने वाले दिनेश चौधरी ने अब बंदूक छोड़कर कैमरा थाम लिया है। वे अब एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गए हैं। करना है तो हम कैमरा हाथ में ले लिया 2010 में, और ये कैमरा से हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इन्वॉल्व हो गया। अभी हम वही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ और कैमरा हमारा अभी साथी है। राइफल को हम सेल्फ में रख दिया है। बाबू, हाय बाबू। आज भी सरकार पागल हाथियों को काबू में करने के लिए दिनेश की सलाह लेती है। हमसे एडवाइस लेता है गवर्नमेंट, एलिमिनेशन के लिए या रोग डिक्लेरेशन के लिए या प्रॉब्लम एलिफेंट कंट्रोल के लिए। लेकिन दिनेश का आज भी मानना है कि जब तक जरूरत ना हो हाथियों को नहीं मारना चाहिए। पहले उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया पर इंसानों की तरह उनका भी हक है।
जंगल।